ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए भारत में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में नई पहल और प्रमुख योजनाओं पर केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला के साथ आकाशवाणी संवाददाता हिमानी राणा की विशेष बातचीत। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री माननीय परषोत्तम रुपाला जी। आपका आकाशवाणी में हार्दिक स्वागत है। जी राम राम, नमस्ते। मंत्री जी, हम जैसे जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन एक प्रमुख क्षेत्र है जो करोड़ों लोगों को आजीविका प्रदान करता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मत्स्य पालन क्षेत्र में किस प्रकार भारत के सामाजिक आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत के अर्थतंत्र की आप जब भी चर्चा करेंगे तो भारत देश की तस्वीर आपके सामने आनी चाहिए। भारत कृषि प्रधान देश है, भारत एक पशुपालकों का प्रदेश है, ऐसे ही भारत मछुआरों का भी देश है, क्योंकि हमारी ज्योग्राफी जो है इसी के चलते हमारे पास 8000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और ये पूरी कोस्ट लाइन पे हमारा मछुआरा समाज निवास भी करता है, व्यवसाय भी करता है। पहले कभी इसको इतनी गौर से देखा नहीं गया। मछुआरे भी अपने आप चलते रहे और सरकारों ने भी इनको अपने आप चलने के लिए बाध्य रखा, मैं तो ये कहूंगा। मगर जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की कमान संभाली तो कई क्षेत्रों में मोदी जी ने पहल की है। ऐसी ही एक और पहल के रूप में हम कह सकते हैं कि उन्होंने मत्स्य पालन विभाग को भी स्वतंत्र मंत्रालय देने का निर्णय किया। इसी से ही पता चलता है कि मोदी जी की सरकार जो है उनकी प्रायोरिटी क्या है और इसी के चलते उन्होंने इनको स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया और मंत्रालय का दर्जा देने के बाद पूरे मत्स्य पालन क्षेत्र को, मतलब उसके सामाजिक जीवन को, उनके व्यावसायिक जीवन को, उनके कारोबार को, सभी को इकट्ठा देखते हुए इस क्षेत्र को बहुत बड़ा बजट देने का भी प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री जी ने नए विभाग के तौर पे दिया। मैं ऑल इंडिया रेडियो के जो सुनने वाले लोग हैं उन सभी श्रोताओं से शेयर करना चाहूंगा कि स्वतंत्र विभाग मत्स्य पालन बनने के बाद इससे पूर्व में क्या स्थिति थी। हमारे देश में आजादी के समय काल से अगर आप आकलन करें तो 50-51 के दशक में जब देश की स्वतंत्र सरकार काम शुरू कर दिया तो 2 लाख टन जितना अपना इनलैंड फिशरी प्रोडक्शन था देश का, वहीं से चलते चलते प्रधानमंत्री जी मोदी जी के कालखंड तक 14 तक आते आते वो 2 लाख टन से बढ़कर 61 लाख टन जितना हो गया। तो इतनी प्रगति करने में 6 दशक से ज्यादा समय लगा। मैं आप सभी श्रोता जो हमारे कोस्ट लाइन पे रह रहे हैं और इनलैंड फिशरी के साथ जुड़े हुए देश भर के श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के प्रयासों की वजह से हम 8 साल में ही 121 लाख टन पर पहुंच गए। और इसी को आप ये कह सकते हैं कि यदि सरकार की नेतृत्व में सही दिशा से काम करने की राज्य की इच्छा शक्ति हो तो इस क्षेत्र को कितना बड़ा संबल मिल सकता है और हमारे सामाजिक जीवन को कितना बड़ा बल मिल सकता है, इनका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी आपको हमारे इस क्षेत्र को स्वतंत्र विभाग देने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि 14 तक भारत सरकार की ओर से इसमें बहुत छोटी राशि का व्यय होता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मत्स्य संपदा योजना करके एक योजना लागू किया और नीली क्रांति का आह्वान किया। जैसे हमारे यहाँ हरित क्रांति है, हमारे यहाँ व्हाइट रिवॉल्यूशन है, ऐसे ही इसी क्षेत्र को भी ब्लू रिवॉल्यूशन के नाम पे प्रधानमंत्री जी ने इसका नेतृत्व करने के लिए आह्वान किया और एक ही योजना से 20,000 करोड़ की राशि इस विभाग के लिए मुहैया करा दी। और पिछले 60 साल में जितना खर्चा नहीं हुआ है इससे कई ज्यादा खर्चा ये 8 साल के अंदर इसी विभाग के तहत प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। ये सारा काम करने की वजह से इस पूरे कोस्टल एरिया को डेवलप करने के लिए और हमारे फिशरीज सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो कार्यक्रम लागू किए, इसके चलते आज 50,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट इसी विभाग के जरिए हो रहा है।
पूरे समाज के जीवन को बदलाव देने के लिए जैसे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया और ये केसीसी के जरिए साधारण मछुआरा, साधारण हमारी कोई महिला है जो अपने आप में ही मच्छी पकड़ के अपना परिवार पाल रही है, उनको भी बैंक से ऋण मिलने की व्यवस्था हो गई। इस प्रकार की व्यवस्था मैं ही मानता हूं कि आजादी के बाद पहली बार ये हो रही है। तो इस प्रकार के आयोजनों को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से और मत्स्य संपदा योजना के जरिए कई योजनाएं, गैप्स जो भी थे मिल रहे हैं। हमारे नए नए फिश लैंडिंग सेंटर हो या फिशरमैनों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता हो, उन सारी चीजों को इनके जरिए पहुंचाने का राज्य सरकारों के साथ मिलकर भारत सरकार काम कर रही है और इसमें बहुत ही बढ़ोतरी हो रही है। आपने बात की तटीय क्षेत्रफल की, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये दूर दराज के मत्स्य पालक हैं, इनसे जुड़ने के लिए आपका विभाग क्या कदम उठा रहा है? ये बात तो सही है कि ये एरिया इतना व्याप्त है, एक प्रकार से तो पूरा देश ही इसमें ज्योग्राफिकली आप देखोगे तो 8000 की तो कोस्ट लाइन है, 8000 किलोमीटर लंबी। फिर उसमें दूर सुदूर के टापू भी हैं, अंडमान निकोबार भी हैं और लक्षद्वीप भी है, वो भी इसी एरिया में जुड़ते हैं। और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट से लेकर जितनी भी बड़ी नदियों या तालाब वाला एरिया है, वहां भी फिशरमैन है। पूरी गंगा यमुना के बेल्ट में फिशरमैन रह रहे हैं। पूरे नदियों तालाबों में ये मत्स्य पालन का कामकाज हो रहा है। और आज मैं ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को कि मैरीन फिशरीज का जो एरिया है वो करीबन 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। इतना लंबा ये एरिया है, क्योंकि समुद्र के हमारे छोर से 200 किलोमीटर तक हमारी टेरिटरी लगती है, इसमें देश की हुकूमत लगती है, वो अपना एरिया माना जाता है। उसको EEZ नाम से भी समुद्री हमारे व्यवस्थापन में उसको बोला जाता है। तो ये एरिया इतना बड़ा एरिया है भारत के पास। उसके बावजूद आज मैरीन फिशरीज से इनलैंड फिशरीज का प्रोडक्शन ज्यादा है और एक्सपोर्ट में इनलैंड फिशरीज का दबदबा है। जैसे हमारे श्रीम्प वगैरह जो एक्वाकल्चर वगैरह जो नया टेक्नोलॉजी के कारण डेवलपिंग हो रहा है, वो आज मैरीन प्रोडक्ट्स के आगे चल गए हैं। इतनी बड़ी समुद्री हमारे पास व्यवस्था होने के बावजूद इनलैंड फिशरीज का आज कारोबार मैरीन से आगे चल रहा है। तो ये सारा टेक्नोलॉजी का समर्थन देने से और सरकार की प्रोएक्टिव फिशरमैनों के प्रति की नीतियों के कारण ये सारा चल रहा है। और आपने कहा कि जुड़ने के लिए क्या हो रहा है, तो मैंने स्वयं ही एक यात्रा निकाली है। मैं बाय बोट अपने पूरे कोस्टल एरिया को देखने के लिए जा रहा हूं और वहां कोस्टल में बसे हुए समाज को मिलने के लिए जा रहा हूं। मैंने गुजरात के 1600 किलोमीटर के अपना जो कोस्टल एरिया है उनकी पूरी प्रवास मैंने कर लिया। मांडवी से मैंने शुरू किया था और उमरगांव तक मैं पहुंच गया हूं और अभी दूसरा चरण मेरा शुरू होगा, उमरगांव से बॉम्बे जाऊंगा। मगर भाई मैं बाय बोट ही जाऊंगा और वहां जाके फिशरमैनों के बीच में बैठ के, फिशरमैनों के गांव में जाके उसी के साथ बातचीत करके उनसे साथ जोड़ने का, और अब हम डेवलप करेंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनके साथ कैसे जुड़ा जाता है। उनकी समाज व्यवस्था को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी जानकारी में इतने समय में ये आया है कि ये जो हमारे मछुआरे समाज है उनमें सोशली अपनी व्यवस्थाएं बहुत ही मजबूत है। उसको पटेल बोलते हैं, उसके मुखिया को। उसमें हर समाज के हर गांव में उसके मुखिया है और उसकी इतनी हुकूमत लगती है कि कोर्ट के हुक्म को लोग माने या ना माने, ऐसा हो सकता है, उसमें अपील हो सकती है, मगर मुखिया ने अगर इसको हुक्म कर दिया तो उसी पे कोई अपील नहीं होती। मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहूंगा कि मेरी इस यात्रा के दौरान मुझे पोरबंदर जाने का मौका मिला। वैसे भी मैं तो कई बार पोरबंदर गुजरात का होने के नाते मेरा जाना आना रहता था, मगर वहां के मछुआरे समाज का 200 साल पुराना पंचायत न्याय मंदिर है, 200 साल से चल रहा है। वहां उनका मुखिया बैठता है, वहां सिंहासन है, वहां दोनों लोग वादी प्रतिवादी आमने सामने बैठते हैं और वो मुखिया उसका फैसला सुनाता है और वो मान्य हो जाता है। सो मैं ऐसी कोशिश करने वाला हूं कि ये जो सामाजिक व्यवस्था है उनको हमारी सरकारी व्यवस्था के साथ एक्सटेंशन के रूप में हम कैसे जोड़ सकते हैं, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर हमारी किसी रचना के कारण यदि ये व्यवस्था के साथ हमारा सरकारी कार्यक्रम जुड़ गया एक्सटेंशन का, तो मैं मानता हूं कि भारत सरकार की सारी योजनाओं को हम अंतिम छोर में खड़े हुए हमारे भाई बहन के साथ पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। जब हम मत्स्य पालन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है मछली, फिश, लेकिन अब हम इसका भी एक्सटेंशन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ और ऐसे उत्पाद हैं जिनको हम इस क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ये बात सही है कि मैरीन फिशरीज और इनलैंड फिशरीज और मरीन से भाई इनलैंड का आगे जाना, तो इसमें फिश के अलावा सीवीड के एक नया प्रोडक्शन आ गया है जिसको आप समुद्री शैवाल के रूप में भी लोग जानते हैं। तो एक प्रकार से वो एक प्रकार की खेती हो गई। उसके लिए कुछ समुद्री पानी जो होता है उसमें खास प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें इसमें बहुत तरंगे ना हो, बहुत आवन जावन ना हो, ऐसी क्रीक जैसे एरिया हो जहां समुद्र का पानी आता हो मगर वहां पानी स्थिर रहता हो। तो ऐसे अपने पास तो बहुत बड़ा एरिया है, उसी को चिन्हित करके अब हम सीवीड पार्क भी डेवलप करने की हमारी योजना इस कार्यक्रम के तहत चल रही है। और मैं मानता हूं कि तमिलनाडु में एक सीवीड पार्क बनने की भी कगार पर हो गया है। तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी लोगों के लिए खुला देखने के लिए भी हम कर सकते हैं। तो एक सीवीड से ऐसा एक है कि वो महिलाओं को कामकाज देने में भी कामयाब होंगे और मत्स्य पालन में ज्यादातर पुरुष वर्ग जाता है समुद्र में, तो महिलाएं घर में ही रहती हैं। तो ये लोग ये किनारे पे ये सीवीड का प्रोडक्शन का कामकाज भी कर सकेंगे और अपनी आय के लिए एक नया साधन उनको भी मिल सकता है। एक पर्ल की खेती भी हो सकती है, मोती की खेती, इसको भी हम बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। जो मोती समुद्र में छिप में मिलते हैं, अब उसको एक एग्रीकल्चर के रूप में आप इसको गृह उद्योग के रूप में भी इसका भी एक डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। और बड़े पैमाने पे ये श्रिम्प, हैचरीज और इनकी दुनिया में बड़ी मांग है और इनके ये प्रोडक्शन हमारे यहाँ बहुत ही बढ़ रही है और इसी को भी भारत सरकार की ओर से हम अपनी इस योजनाओं के तहत मदद करते हुए इसको बढ़ावा देने की हम कोशिश कर रहे हैं। मंत्री जी, पिछले 8 सालों में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आपके विभाग की क्या क्या प्राथमिकताएं रही हैं और क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं? हमारे दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हम सबों के लिए और देश के पशुपालकों के लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि आज विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश वो भारत है। और इसकी वजह क्या है? हमारे प्रधानमंत्री जी की जो दूरंदेशी है और प्रायोरिटी है, उसी में उन्होंने ग्रामीण भारत को उठाने का प्रयास किया है। कृषि इनकी प्रायोरिटी रही और कृषि के चलते पशुपालन अपने आप में उसके एलाइड सेक्टर के रूप में प्रायोरिटी में आ गया और पशुपालन क्षेत्र को फोकस करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस विभाग को भी स्वतंत्र विभाग का दर्जा दिया जो पहले नहीं था। अब पशुपालन विभाग एक स्वतंत्र मंत्रालय है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के पशुपालकों के लिए और पशुपालन क्षेत्र के लिए इस कोरोना वैक्सीन से 1 साल पहले पूरे देश के पशुओं को कुछ जो बीमारियां हैं जैसे मुंह पका, खुर पका, ब्रुसोलेसिस, ऐसी बीमारियों से हमारे देश के पशुपालक और उनके पशुधन को बहुत आपत्तियां आती थी। उन सभी का कॉग्निजेंस लेते हुए सारे देश के मवेशियों को वैक्सीनेट करने का निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी ने ले लिया। पूरे देश के पशुपालन क्षेत्र को हेल्थ की दृष्टि से सपोर्ट देने का भारत सरकार का ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय रहा। ये जब वैक्सीनेशन का इतना बड़ा सपोर्ट दिया, उसके बाद वो वैक्सीनेशन वहां तक पहुंच जाए, इसके लिए उनको मोबाइल वेटरनरी यूनिट का सपोर्ट दिया। दूसरी बात ये थी कि अपना देश इतना बड़ा विशाल देश है, इतनी विविधता से भरा हुआ देश है। यहाँ रण भी है, यहाँ पर्वत भी है, यहाँ वन भी है, यहाँ मैदाने भी हैं और हर राज्य में आप जाओगे तो वहाँ पशुओं में भी विविधता मिलेगी और पशुपालकों में भी विविधता मिलेगी और पशुपालन बहुत पुश्तैनी व्यवसाय है। मगर फिर भी एक दिक्कत रहती थी कि जितनी हॉस्पिटल्स और वेटरनरी सर्विसेज वो दूर दराज के इलाकों में उपलब्ध नहीं थी, तो इनका कोई अभी तक किसी ने सोचा नहीं था। और मैं देश के पशुपालकों के बीच भारत के पशुपालन मंत्री के नाते प्रधानमंत्री जी की ओर से आप सबको शुभकामना देते हुए बताना चाहूंगा कि आपने 108 नंबर एम्बुलेंस का सुना था जो देश में मानवों के लिए उपलब्ध है, मगर अब आप दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए और
देश के पशुपालकों से मैं विनती करता हूं कि ये भी ये नंबर सुने, 1962। 1962 एक पशु एम्बुलेंस का नंबर है और पूरे देश के पशुपालकों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4000 से ज्यादा एम्बुलेंस भारत सरकार के खर्चे से मंजूर कर दी है और सारे राज्यों को अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से हमने इनको पैसे उनको भेज दिए हैं। कई राज्यों ने एम्बुलेंस को शुरू भी कर दिए हैं और ये पूरे देश में ये नंबर से एम्बुलेंस को बुलाया जा सकता है, 1962। ये 2 स्टेप इतने बड़े और इतने अच्छे हमारे पशुपालन क्षेत्र के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने लागू किए, जिसके चलते हमारे देश के पशुपालन क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव हमको दृष्टिमान हो रहा है। और भी बहुत टेक्नोलॉजियां हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान वो टेक्नोलॉजी के प्रयोग करते हुए करना चाहिए। तो इसी के चलते इन बदलावों के साथ इस देश के पशुपालन में हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हमारा जो पशुपालक है उसको अपने पशुपालन के क्षेत्र में और भी मदद देने के लिए टेक्नोलॉजी उनके द्वार तक पहुंचाने का ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नस्ल सुधार हेतु आपका विभाग क्या कार्य कर रहा है? हमारे पशुपालकों के लिए और जो छोटे छोटे पशुपालक हैं, 1-2 गाय भैंस रखते हैं, थोड़ी बकरियां रखते हैं, थोड़ी भेड़ रखते हैं और अपना गुजारा उन्हीं पशुओं के सहारे उनका जीवन यापन होता है, ये उनके लिए लाइवलीहुड होता है। ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, मैंने जो आपको पहले ही बताया और जिसका गौरव किया, हमारा देश विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। जैसे हम नंबर 1 पर हैं, मगर इंडिविजुअल प्रोडक्शन में हमारा स्थान बहुत कमजोर है और हमारा दूध उत्पादक पशुओं का जो है वो 2.5 से 3 लीटर गाय का होता है और 4 लीटर तक भैंस का आता है। अच्छी नस्ल की भैंसें होती है तो 5 लीटर तक की भी मिलती हैं और इंडिविजुअल कई कई गाय भैंसें अच्छा भी दूध देती हैं, मगर एवरेज हमारी ये है। तो इससे हमारे पशुपालकों को दैनंदिन आय में बड़ी दिक्कत आती है और उसको अपने परिवार को जो सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिलता है। वो 8, 10, 15 पशु रख सकता है, मगर उससे उनकी आय ठीक से नहीं होती। इसी के लिए उनको अच्छी नस्ल के पशु मिले और नस्ल सुधारणा का जो कार्यक्रम है वो ही टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इंटरवेंशन करने का कार्यक्रम है और इसी के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसको कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए। अब कृत्रिम गर्भाधान, आज मैं पशुपालकों के साथ बात कर रहा हूं तो ये सब लोग तो मुझसे भी अच्छी तरह जानते हैं, जब भी उनकी फीमेल गाय है या भैंस है जो भी रखता है, यदि उनको कृत्रिम गर्भाधान क्यों कराना है, क्योंकि अच्छे नस्ल के सीमेन से उनके वहां अच्छी नस्ल के बछड़े हो सकते हैं, अच्छी नस्ल की गायें बच्चियां आ सकती हैं। उसके लिए उनको सिलेक्टेड मेल का सीमेन चाहिए। पशुपालक सभी अच्छी तरह जानते हैं जब उनकी फीमेल वो हिट में होती है तभी उसको इंसेमिनेशन करना होता है। अब उनका और वेटरनरी सेंटर का डिस्टेंस होता है, तो वहां तक यदि वो इनको पैदल लेके चला जाएगा तब तक तो उनका ये जो मेटिंग पीरियड होता है वो फिनिश हो जाता है, तो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का बेनिफिट नहीं होता। अब इन गैप्स की पूर्ति करने के लिए ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट का सहारा ले सकते हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा हमारे पशुपालकों को कि जो 108 एम्बुलेंस है उसका कॉन्सेप्ट था एक्सीडेंट जिन लोगों का होता है रास्ते में उनको हॉस्पिटल तक जल्दी से पहुंचाने के लिए, दूर दराज के खेतों में किसी को जानवर ने काट लिया तो उसको सारवार देने के लिए, उपयोग में लाने के लिए बनाई गई थी। मगर मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने गुजरात में से एक फिगर निकाला था उनके कॉल डेटा का। उस डेटा में से जानने को मिला था कि आज 108 को गुजरात के डेटा के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा कॉल एक्सीडेंट के बजाय महिलाओं को प्रसूति के लिए हॉस्पिटल में ले जाने के आते हैं और इसमें ही इसका सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट में तो होता ही होता है, मगर बाय प्रोडक्ट ये अच्छा एक काम इनसे अपने को मिल गया। ऐसे ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट जो 1962 नंबर मैंने आपको दिया, वो भी लोगों को पशुओं की सारवार के लिए तो काम में आएंगे ही आएंगे, मगर ये सबसे ज्यादा इनका उपयोग होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने में। ये पशुपालक ये 1962 पे कॉल करके कहेगा कि मेरी गाय हिट में है और मुझे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराना है,
तो वो तुरंत वहां टेक्नीशियन, डॉक्टर, वेटरनरियन जाके उनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर देगा। तो समयसर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से उसकी नस्ल सुधार के कार्यक्रम को बहुत बड़ा बढ़ावा इनके चलते मिलेगा। और नस्ल सुधार से क्या होगा कि जो 5 लीटर की गाय भैंस है वो 10 से 15 लीटर दूध देने वाली हो सकती है। तो 2-3 साल में इसका एवरेज देश के पशुपालन के उत्पादन का बहुत बड़ा बदलाव इसमें लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं। आईवीएफ एक नई टेक्नोलॉजी है ये, जो हम टेस्ट ट्यूब बेबी का आप जिक्र करते हो और सुनने में आता है, वही प्रयोग अब हम गाय और भैंस के लिए भी कर सकते हैं। इसको आईवीएफ टेक्नोलॉजी के रूप में हमारे वेटरनरी साइंस के लोग कहते हैं, मगर उसी से एम्ब्रियो ट्यूब में ही बनाकर किसी साधारण गाय के गर्भाशय में डालकर उसके बच्चे को जन्म देने का काम कर सकते हैं। तो एक ही गाय से एक साल में 10-15 से अधिक बच्चे भी लिए जा सकते हैं। और ये जब प्रयोग करने में कामयाब हो जाएंगे तो आप कल्पना करिए कि देश के पशुधन में कितना बदलाव आएगा, देश के पशुपालकों की आय बढ़ाने में कितना बड़ा बदलाव लाएंगे। मंत्री जी, आपने बात की कि हम किस तरह पशुपालकों की आय में वृद्धि करेंगे, तो इस क्षेत्र में एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का क्या योगदान है? प्रधानमंत्री जी का मैं तो मानता हूं कि वर्तमान कालखंड का एक सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप माना जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र दिया है हम देशवासियों को, और सरकार को इसको साकार करने के लिए जिस रास्ते से जाना है उसी में सबसे अहम ये भूमिका है, वो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का। वो आप 1 लाख करोड़ का एक फंड का कोरोना के कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए किया गया था। ऐसे ही ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया है, और वो 17,000 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी राशि प्रधानमंत्री जी ने आवंटित करके रखी है। और उसी के जरिए उसमें से सॉफ्ट लोन दी जाती हैं, उसी में से उसको इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट भी दिया जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी जो चाहिए तो राज्यों को भी ये हम सहायता दे सकते हैं, इंडिविजुअल्स को भी ये सहायता दे सकते हैं। समूह होते हैं जो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे कोऑपरेटिव्स जो होते हैं, उन सबके लिए भी ये फंड का प्रावधान करके वो लोग इसका बेनिफिट लेकर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकता इनमें जरूरी है उनके लिए वो आगे बढ़ सकते हैं। सर, आज के समय में हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर है उसका एक बड़ा कंसर्न है कि दूध में मिलावट काफी है, तो इस मिलावट को रोकने के लिए आपका विभाग क्या कदम उठा रहा है? मैं मानता हूं कि इसका साधारण आदमी जो पशुपालक हैं उनसे भी इनका कंसर्न है, और उपभोक्ता जो है उनको भी इनसे बहुत कंसर्न है। उनको भी चाहिए कि वो उसका गुणवत्तापूर्ण दूध उसको मिल रहा है कि नहीं। इसको सुनिश्चित करने के लिए डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की भी प्रावधान प्रधानमंत्री जी ने किया है, और इसी फंड के आधार पर हम टेक्नोलॉजी को गांव तक जो प्राइमरी पैक्स हैं, हमारे जो दूध कलेक्शन के सेंटर हैं, वहीं ही वो उसको मशीन हम देना चाहते हैं कि वहीं से ही वो टेस्टिंग करके ही कलेक्ट करे। तो प्राइमरी स्टेज से ही इस कलेक्शन को और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देने के लिए इस DIDF फंड से हम सारे देश के कोऑपरेटिव्स को रकम देने का भी हम प्रयास कर रहे हैं, और बहुत ही नॉर्मल इंटरेस्ट से उनको ये राशि मुहैया हम करा रहे हैं, और कोऑपरेटिव्स इनका बहुत बड़ा बेनिफिट उठा भी रहे हैं। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हम देखते हैं कि नारी सशक्तिकरण भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर रहता है कि इस क्षेत्र से हम न केवल छोटे पशुपालकों को आगे बढ़ाते हैं बल्कि एक तरह से नारी सशक्तिकरण भी होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पशुपालन क्षेत्र जो है उसका यदि श्रम की दृष्टि से इवैल्यूएशन किया जाए, कामकाज करने की दृष्टि से, इसमें मेहनत कौन करता है, तो मैं साफ तौर पे बता सकता हूं कि इसमें महिलाओं का कंट्रीब्यूशन ही सबसे ज्यादा है। पशुओं के रखरखाव का, उसको दोहने का, उसमें से दूध निकालने का, और उसके दूध में से दही, छाछ, घी वगैरह सब कुछ बनाने का, ये छोटे स्तर पर तो माता बहनें ही करती हैं। मगर अब इसमें महिला सशक्तिकरण शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं
तो मैं गुजरात में एक प्रयोग जो हुआ है उसको कोट करना चाहूंगा। हमारे अमूल में और हमारे वहां की कई डेयरियों में एक प्रकार से नई परंपरा शुरू करने का प्रयास किया है कि वहां जो मिल्क का कलेक्शन होता है वो बहनों के नाम पे ही इनके अकाउंट होते हैं, तो महिलाओं के अकाउंट में ही पैसे जाते हैं। तो एक प्रकार से महिलाओं को आय का और घर की आय का मालिकाना हक इस क्षेत्र में देने का एक प्रयास इस कोऑपरेटिव क्षेत्र के माध्यम से हमने शुरू किया है, और हमें लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी एक प्रकार से दिशा है कि कोई एक बहन जॉब करती है और कोई एक बहन वो पशुपालन करती है। हमारे नेतृत्व के बजाय हमारी गौ माता के नेतृत्व में देश का पशुधन विकास करे और पशुधन के विकास में हमारा देश प्रगति करे। 1 दिसंबर से भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका विभाग G20 से जुड़े देशों से किन किन क्षेत्रों में कोऑर्डिनेशन की अपेक्षा करता है। ये हमारे देश के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है, और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब G20 का यजमान भारत हो रहा है तो बड़ी गरिमापूर्ण बात है। तो आज हमारे डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो चीजें हैं उनमें से हम चाहेंगे कि हमारा जो अमूल है, जो आज इतनी बड़ी 60,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी बन गया है, कोऑपरेटिव्स है और वर्ल्ड को दिखाने जैसा ये मॉडल है। आपको मैं बताना चाहूंगा और हमारे देश के पशुपालकों की जानकारी के लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी उत्पादक को अपने उत्पादक चीज का रियल वैल्यू कितना मिलता है, तो ये आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि अमूल मॉडल के माध्यम से हम 75% से ज्यादा रियल वैल्यू उस उत्पादक को मुहैया करा सकते हैं। और इस प्रकार की जो रचना है, और हमारे अमूल और हमारा NDDB और हमारे कई और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई राज्यों के भी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वहीं से राज्यों में भी बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट इस दूध में कर रहे हैं। और उसी का हमारा समझो कि हम अपने बफेलो से जो दूध है हमारा, उसी में से जो चीज बनता है उसका भी हम टेस्ट इन लोगों को कराना चाहते हैं और उसके संज्ञान में इन चीज को लाना चाहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में भैंस है ही नहीं, वो तो अकेले भारत के पास ही है। तो उसी के दूध को, उसी में से बनती प्रोडक्ट को भी हम दुनिया के सामने प्रेजेंट करने के लिए इस G20 के प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में कोशिश करेंगे हमारे विभाग की ओर से। खास करके दुग्ध का प्रोडक्शन और हमारी ब्रीड कुछ है जो भी वर्ल्ड के लिए देखने और परखने जैसी चीज, जैसे कि हमारी गिर गाय है, कुछ हमारे हॉर्सिस हैं, अच्छी नस्ल के हैं, ऐसे हैं। इसको भी हम इन लोगों को इनसे परिचित कराने का और इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके दुनिया के प्लेटफॉर्म तक हमारी इन चीजों को ले जाने का हमारे विभाग की ओर से हम प्रयास करेंगे। और मुझे ये आपके माध्यम से देश के मछुआरों को ये सुनाने का बड़ा आनंद और गर्व हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पे हमारे कॉमर्स अफेयर्स मिनिस्टर जो हमारे हैं पीयूष जी, उन्होंने वहां जाकर भारत की ओर से सारे देश के मछुआरों के हित में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और दुनिया के देशों के सामने अपने मछुआरों का पक्ष रखा कि हमारे मछुआरे अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की अभी फिशिंग कर नहीं रहे, हमारे मछुआरे ट्रेडिशनल हैं ज्यादा, और उनको बचाने के लिए ये सब्सिडी के प्रावधानों को बचाने का बहुत बड़ा काम हमारे प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर हम करने में कामयाब रहे। तो अभी ये G20 का जब हम अध्यक्षता कर रहे हैं और हम होस्ट हैं, तभी हम हमारी ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो है और हमारी पास जो वेराइटीज हैं, और फिश एक ऐसा प्रोडक्शन है हमारा जो पोषण के लिए बहुत ही अच्छा एक मटेरियल है, और माल न्यूट्रिशन का जो इश्यू है उसमें एड्रेस करने के लिए सबसे अच्छा साधन अगर कोई है तो ये फिश है। प्रोटीन के लिए बहुत ही एक अच्छा, फूड सिक्योरिटी की दृष्टि से अगर आप इसको देखें तो एक बहुत बड़ा साधन हमारे पास उपलब्ध है। तो इसका मार्केटिंग के लिए, डोमेस्टिक मार्केटिंग के लिए और इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए हम बड़े प्रयास करने वाले हैं। आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को इस जानकारी से बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे
भारत में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में नई पहल और प्रमुख योजनाओं पर केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला के साथ आकाशवाणी संवाददाता हिमानी राणा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया